हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। स्पेसिफिकली ये वीडियो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था बनाने के लिए, तो मैं अभी उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरा कवर करा रही हूँ, जो कि है आपका अकरेंस ऑफ मेटल्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो यू कैन write in comment section, so I can make particular video of that topic also. Okay. Class 10th 9th 10th की साइंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट मेंशन इन कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एंड क्लास 12th केमिस्ट्री की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो थर्ड चैप्टर जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें आपका लास्ट में एक टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो आपकी बुक है ना, उसमें एक सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ है कि क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस प्रोसेस में, किस सीक्वेंस में आप उसको प्यूरिफाई कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूरा नोट्स बनाया हुआ है। आप साथ साथ पढ़ते चलोगे और साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलोगे। ओके, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर साथ साथ आप नोट्स बनाते चलोगे ना, तो फिर आपको सिर्फ आपको नोट्स को रिवाइज करना होगा। आप जाके आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जब सॉल्व करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारे, एक भी आपको डाउट डाउट नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, है ना। बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग हायर लेवल पे चलेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट इज मिनरल्स। मिनरल क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो मिनरल क्या होते हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। मिनरल्स आर सम नेचुरल मटेरियल्स जिसमें हमारा मेटल्स या फिर उनका कुछ जो कंपाउंड होता है वो पाया जाता है ना। मिनरल्स आर द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड। उसके बाद आप देखो और क्या होता है, ऐसे मिनरल्स, है ना, ऐसे मिनरल्स जिससे कि हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। ये वर्ड याद रखना है आपको, है ना। और क्या होता है, और इज लाइक, जैसे मिनरल है, मिनरल से हमें क्या मिला, और। ओके, मिनरल से मिनरल्स हमें मिला एक और। अब हमने इस सब्सटेंस को, कोई सब्सटेंस है आपका, हमने इस सब्सटेंस को और क्यों बोला, इसलिए और बोला है क्योंकि इससे हम कोई मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मेटल को जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो या आपका जो मेथड होना चाहिए वो इजी, है ना, मतलब कन्वीनियंटली उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। प्लस क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि आपका जो एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए, है ना। जितने वैल्यू का आपका मेटल एक्सट्रैक्ट होगा उससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो गया है। ओके, सो मेक श्योर कि जब भी आप किसी मिनरल को और कह रहे हो तो आपके मन में यह होना चाहिए कि हाँ, हमने इस मेटल का एक्सट्रैक्शन किया है बाय कन्वीनियंट मेथड एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है, ओके। सो तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, है ना, वो सारे ओर्स नहीं होते, लेकिन वो सारे ओर्स हमारे मिनरल्स होते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बात समझ में आ रही है, मिनरल्स आपको बहुत से मिलेंगे लेकिन इन सारे मिनरल्स और नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि हर ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो मेथड होता है, हो सकता है कि वो कन्वीनियंट ना हो सकता है कि वो प्रॉफिटेबल ना हो। अगर वो कन्वीनियंट ना हो, प्रॉफिटेबल ना हो, तो हम उससे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए, ये तो था बेटा आपका बेसिक डिटेल्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये जो सेकंड स्लाइड है आपका, ये पूरा आप नोट डाउन करोगे, ये आपको पूरा लर्न करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला है आपका मेटल, जिससे आपको आप देखो यहाँ पे मेटल दिया है, नेम ऑफ द ओर है, देन नेम ऑफ द कंपाउंड इन ओर, एंड देन द फॉर्मूला ऑफ ओर। जैसे कि आपके पास कोई ओर है, रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट से हम लोग कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, सोडियम मेटल। अगर आपको एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है तो आपके पास कौन सा और होगा, बॉक्साइड, है ना। बॉक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, एंड द फॉर्मूला इज Al2O3.2S2O। नाउ एंड द थर्ड वन इज मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज का जो नेम ऑफ द ओर है दैट्स पाइरोलोसाइड, एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इन ओर इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, whose formula is this MnO2। क्लियर,
दिस जिंक इज इंपॉर्टेंट, ओके, एल्यूमिनियम इज इंपॉर्टेंट, सोडियम इंपॉर्टेंट आयरन भी इंपॉर्टेंट है ना, कॉपर, ये सारे जितने भी है ना आपके क्लास 10th लेवल के सारे सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर में तो हर साल किसी न किसी मेटल और उनके ओर के बारे में पूछा है, विद फॉर्मूला। उसके बाद आप देखोगे आप सीक्वेंस से कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी आप सीखोगे। तो फर्स्ट मेक श्योर कि ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, यानी कि मेटल और उनके ओर्स, है ना, किस ओर से आप किस मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो और उस ओर का नेम क्या होगा, है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ओके, आयरन जैसे इसको आप हेमेटाइट से एक्सट्रैक्ट करोगे, फॉर्मूला होगा आपका आयरन ऑक्साइड, नेम होगा आपका आयरन ऑक्साइड एंड दिस Fe2O3, इसमें आयरन क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, समझ में आ गया। कॉपर, कॉपर का दो है आपका, फर्स्ट इज क्यूप्राइट एंड सेकंड इज कॉपर ग्लैंस। क्यूप्राइट में जो कॉपर है यहाँ पे Cu2 है और कॉपर ग्लैंस क्या है, ये सल्फाइड ओर है। तो देखो कॉपर का दो ओर है, एक है आपका ऑक्साइड ओर एंड सेकंड वन इज सल्फाइड ओर, ठीक है। जिंक में देखोगे तो यहाँ पे एक आपका कार्बोनेट ओर है एंड सेकंड इज योर सल्फाइड ओर। अभी देखो ये दोनों एग्जांपल्स आगे आएंगे तो वहां मैं डिस्कस करूंगी, तो वहां मैं रेफरेंस दूंगी कि मैंने सेकंड स्लाइड में ये बताया था कि जिंक के दो ओर्स के फॉर्म है, फर्स्ट इज कार्बोनेट ओर, सेकंड इज जिंक सल्फाइड ओर, ठीक है, द फॉर जिंक कैलामाइन एंड जिंक ब्लेंड, ओके। लास्ट वन इज मर्करी, मर्करी का सिने बार है, दैट इज सल्फाइडोर, इसका सिर्फ एक ही है सल्फाइडोर है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ना कि कार्बोनेट्स जितने भी कार्बोनेट हो रहे होते हैं इनका एक अलग मेथड होता है सेपरेशन का, सल्फाइड का अलग है, ऑक्साइड का अलग है, ठीक है। तो जब आपको ओर्स याद रहेंगे तब भी आप उनका कंसंट्रेशन कर पाओगे ना। अब हम लोग देखते हैं एक फॉर्मेट में आपके पास ओर मिल गया अभी आपको, है ना, मिनरल्स मिले, मिनरल्स से हमने क्या ऑब्टेन किया, ओर। अब उस ओर में क्या होगा, एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ओर, मॉडरेटली एंड देन लेस। यहाँ पे इसको आप रिएक्टिव भी कर सकते हो, हाईली रिएक्टिव, है ना, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव वाले हो जाएंगे, सेकंड आपका हो जाएगा मॉडरेटली रिएक्टिव एंड थर्ड इज योर लेस रिएक्टिव, ओके। तो इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग एक रिएक्टिविटी सीरीज समझ लेते हैं, उसके बाद आप ये इजीली समझ लोगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए इसको आप नोट डाउन करिएगा। मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे हैं आपके हाईली में, है ना, ये हाईली रिएक्टिव वाले में होंगे। तो इसको आप बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन क्लोराइड, इन सारे मेटल्स का मोल्टेन क्लोराइड या फिर मोल्टेन ऑक्साइड ये अगर मिल जाएगा ना आपको तो इससे आप मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इजी हो जाएगा, यानी कि आपके पास मोल्टेन फॉर्म में कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड हो या फिर पोटेशियम आयोड ऑक्साइड हो, या फिर सोडियम का क्लोराइड या फिर सोडियम ऑक्साइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इतने जितने मेटल्स है ना इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इनके मोल्टेन क्लोराइड से या फिर ऑक्साइड से, ओके ना। अब देखो यहाँ पे थर्ड सेकंड वन इज दिस इज फर्स्ट वन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हो गया फर्स्ट। सेकंड है आपका जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, है ना। इसको अपने नोट्स में ना सीक्वेंस वाइज लिखिएगा, मतलब जिंक उसके नीचे आयरन देन लेड पीबी उसके बाद कॉपर, ठीक है। तो इतने जितने यहाँ पे मेटल्स दिख रहे हैं आपको, ये चार मेटल्स जो दिख रहे हैं इनका आप एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे, इनके ऑक्साइड्स जो होंगे जैसे जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, है ना, ये जो ऑक्साइड्स मिलेंगे इनका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे किससे, कार्बन से, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज कॉपर एंड मर्करी, ठीक है। तो ये देखोगे तो हमने अभी देखा था ना कॉपर के ऑक्साइड्स भी थे और सल्फाइड्स भी थे। तो ये ऑक्साइड वाला हो गया, यहाँ पे जो कॉपर है ये क्या है, सल्फाइड वाला है। तो सल्फाइड का क्या करोगे, इनको हम लोग जनरली जो कॉपर के सल्फाइड होंगे या मर्करी के जो सल्फाइड्स होंगे इनको सिर्फ हम लोग हीट करेंगे एयर में, ठीक है, तो वहां से वो हमें मेटल मिल जाएगा। नाउ द लास्ट वन इज सिल्वर, gold, platinum. Ag is silver, Au is, this is silver, and Au, this is gold, and Pt is platinum, ठीक है।
सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो ये हमारे नेचर में नेटिव स्टेट में मिलता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया ये टेबल पूरा कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका एक्सट्रैक्शन क्या है कि हम लोग इनके क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन करते हैं। देन सेकंड इज जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनको हम लोग इनके ऑक्साइड से रिडक्शन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, रिड्यूस करके कार्बन से। देन कॉपर एंड मर्करी, इन दोनों का सल्फाइड का ओर होगा, तो सल्फाइड को सिंपली हीट कर देंगे एयर में, तो हमें मेटल्स मिल जाएंगे। लास्ट वन से सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये हमारे नेचर में क्या होते हैं, नेटिव स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया है। साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि फिर अगर सीक्वेंस में नोट्स नहीं लगा तो आपको कभी भी एक सीक्वेंस समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सट्रैक्शन करना है ना। अब हम लोग इसको समझेंगे इस फ्लो चार्ट को। तो देखो, जितने हाईली रिएक्टिव वाले होंगे ना, अभी हमने देखा ना यहाँ पे ये जो ऊपर आ रही है क्या है, हमारे हाईली रिएक्टिव वाले हैं। तो इसको हम लोग करने कैसे किया है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड किया है। तो यहाँ पे देखो, तो जितने हाईली वाले होंगे इनका हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इनके मोल्टेन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। ठीक है, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके हम लोग क्या लेंगे, मोल्टेन ओर लेंगे और उनका हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, देन वी ऑब्टेन प्योर मेटल। सेकेंड वन, दिस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, जैसे ये सारे हो गए, है ना, ये सारे जो हमारे हो गए जिसमें कि हमारा ऑक्साइड भी है और क्या है, सल्फाइड भी है। ठीक है, मॉडरेटली में ये दोनों आएंगे, दिस इज योर मॉडरेटली। ठीक है, और ऊपर वाला क्या था आपका, हाईली वाला था। तो मॉडरेटली को आप कैसे करोगे, तो हमने देखा ना इसमें एक था आपका कार्बोनेट और दूसरा क्या था आपका सल्फाइड और। जैसे जिंक जो है कार्बोनेट में भी कर रहा है, जिंक सल्फाइड में भी कर रहा है ना। तो अगर जिंक का और अगर आपने कार्बोनेट फॉर्म में लिया है तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास सल्फाइड फॉर्म में है तो आप क्या करोगे। ठीक है, देखो, इफ यू हैव कार्बोनेटेड और, जैसे कि आपके पास मान लो कि जिंक कार्बोनेट है, एग्जाम्पल से साथ समझो, और यहाँ पे है आपके पास जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो अगर जिंक कार्बोनेट है तो वहां पे हम लोग करेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। अभी आप स्टेप बाय स्टेप से फ्लो चार्ट को ऐड करते चलो, और यहाँ के जितने भी टर्म्स है ना अभी हम लोग उसको अभी आगे डिटेल में डील करेंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होती है ना, कहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ एयर आपको हीट करना है, कहाँ पे आपको इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करना है, ये सारी चीजें अभी आप डिटेल में देखोगे। ठीक है, तो कार्बोनेट हो रहा है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड और होगा तो वहां क्या करोगे आप, रोस्टिंग करोगे। क्लियर ना। अब देखिए, जैसे ही आप इस कार्बोनेटेड ओर का कैल्सिनेशन करोगे ना, तो ये जो है आपका, है ना, जिंक कार्बोनेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, यानी ये बन जाएगा ZnO। ये क्या बन जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ठीक वैसे जिंक सल्फाइड भी है, सल्फाइड हो रहा है, इसकी रोस्टिंग करोगे, है ना। तो देखो मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हम उस ओर को हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और रोस्टिंग में क्या होता है, हम जैसे जिंक सल्फाइड है, इस ओर को हम लोग हीट करेंगे, जिंक सल्फाइड को हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, याद रखने के लिए अगर आप इस तरीके से देखो, अगर कोई और है आपके पास, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसको आप कैल्सिनेट करोगे। लेकिन इफ यू हैव एनी और विच हैव नो ऑक्सीजन इन देम, देन यू विल रोस्टेड। रोस्टिंग का मतलब क्या है, उसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप उसको हीट करोगे, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब या तो आप कैल्सिनेशन करो या तो आप रोस्टिंग करो, दोनों फॉर्म आपको क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ प्योर मेटल चाहिए, हमें जिंक चाहिए। हमें यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, वहां पर हमें रिडक्शन करना है। तो हम रिडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन और एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर यहाँ से आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा। इम्प्योर मेटल मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। देखो, आपका हाईली वाला बिल्कुल सिंपल है ना, और जो आपका लेस रेटिव वाला होगा ये भी सिंपल स्टेप में ही जाएगा, सिंगल है ये। लेकिन जितने मेटल्स आपके पास ये जो मॉडरेटली वाले में आएंगे ना, उसमें आपको ध्यान देना होगा कि कार्बोनेट ओर की बात की जा रही है या फिर सल्फाइड ओर की बात की जा रही है। अगर कार्बोनेटेड हो रहा है तो यू विल डू कैल्सिनेशन, अगर सल्फाइड हो रहा है देन यू विल डू रोस्टिंग। दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड।
फिर उसके बाद आप रिडक्शन करोगे कार्बन से या फिर एल्यूमिनियम से, आपको क्या मिलेगा? इम्प्योर मेटल। देन इम्प्योर मेटल मिल जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे? रिफाइनिंग कर दोगे, आपको पूरा पूरा प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने दो केसेस पढ़ लिए, दोनों केसेस समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे लेस रिएक्टिव जितने भी होते हैं ना, जनरली वो आपको मिलेगा सल्फाइड ओर के फॉर्म में। तो जितने भी सल्फाइड्स के ओर होते हैं उसका हम लोग क्या कराते हैं? रोस्टिंग कराते हैं। तो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका सल्फाइड ओर मिलेगा आपको, उसका आप रोस्टिंग कराओगे। रोस्टिंग के बाद आपको मिलेगा इम्प्योर मेटल, है ना? इम्प्योर मेटल के बाद आप रिफाइनिंग करोगे तो क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल। यानी अगर आपने एक बार इस फ्लो चार्ट समझ लिया ना, इस फ्लो चार्ट समझ लिया प्लस ये आपको लर्न है ना, और यानी ये तीनों स्लाइड्स के डेटा अगर आपके माइंड में है ना, तो आपको इस टॉपिक का हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से कंसाइज कर देती हूँ। आपके पास और मिल जाएगा, देन यू हैव हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलिसिस करोगे उनके मोल्टेन उनके फॉर्म में, मोल्टेन में आपका क्लोराइड हो सकता है और ऑक्साइड हो सकता है, उसका आपने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, देन वी विल गेट प्योर मेटल। देन वी हैव दिस मॉडरेटली, तो मॉडरेटली के लिए क्या होगा? कार्बोनेट होगा या फिर सल्फाइड होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कार्बोनेटेड हो रहा है देन वी विल डू कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपका? ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद उसका आप क्या करोगे? रिडक्शन कराओगे इम्प्योर मेटल, देन इम्प्योर मेटल का क्या करेंगे हम लोग? रिफाइनिंग कर देंगे। देन लेस रिएक्टिव मेटल, वी हैव दिस सल्फाइड और रोस्टेड, वी विल गेट इम्प्योर मेटल, ओके, एंड रिफाइनिंग एंड देन प्योर मेटल। अब देखो यहाँ पे सल्फाइड और है तो सल्फाइड और जनरली जब आप उसको रोस्टिंग करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्साइड में होगा। ऑक्साइड के बाद क्या करोगे? रिडक्शन करोगे, है ना? ये पूरा जो है ये वाला स्टेप है, ये पूरा कॉमन स्टेप है इसके लिए। ठीक है, इम्प्योर, रिफाइनिंग एंड प्योर। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का ना कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या है आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। पहले हम लोग क्या करेंगे? ओर का कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल डू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। उसके बाद उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मेटल में। अब ये जो मेटल है अभी प्यूरिफाइड नहीं है ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर कैसे करते हैं। तो जैसे देखो ये बिल्कुल कॉमन सा एक स्टेटमेंट है कि जो ये आपके पास कोई मिनरल से जब आप ओर को आइडेंटिफाई करते हो ना तो उसमें आपके प्योर मेटल के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगी होती हैं, जैसे सैंड हो गया, है ना, कुछ रॉकी मटेरियल्स हो गए, लाइम स्टोन हो गया, है ना, तो ये सारे रॉकी मटेरियल्स लगे होते हैं। तो हमें क्या करना है? उस सारी चीज़ों को हटाना है। तो पहले जब हम लोग रॉकी मटेरियल्स को या सैंड को, है ना, लाइम स्टोन, ये सब चीज़ों को जब हम लोग वहाँ से रिमूव करते हैं तो इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। ओके, समझ में आ गया? तो ये पहला था हमारा स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। अब देखो कन्वर्जन में क्या है, अब हम लोग उस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक था आपका मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सेकेंड इज मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, एंड दिस मॉडरेटली रिएक्टिव। अब ये तीनों टॉपिक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है तो अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने पढ़ा है हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो कार्बन, अब देखो यहाँ पे जनरली जितने भी आप केसेस देखोगे ना हम लोग रिडक्शन के लिए कार्बन और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो कार्बन का हम लोग यूज कर सकते हैं, कार्बन कैन रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, है ना? कार्बन क्या करेगा? जिंक के ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, एंड ऑफ ऑल अदर मेटल्स बिलो द जिंक टू फॉर्म मेटल्स। यानी अगर आप इसमें देखो, है ना, यहाँ पे ये रहा, यानी कि कार्बन का हम लोग यूज कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। इन चारों मेटल्स के ऑक्साइड को रिड्यूस करने में हम लोग कार्बन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे? कार्बन यूज करोगे। तो जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड। इन सारे ऑक्साइड्स का रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कार्बन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन करोगे तो आपको वहां से क्या मिल जाएगा, फिर प्योर मेटल। ठीक है, अब देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपली। ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव में आपके पास दो फॉर्म था, एक था आपका क्लोराइड, दूसरा क्या था, ऑक्साइड। ठीक है, हमने देखा है अभी हाईली रिएक्टिव को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनके मोल्टेन मेटल क्लोराइड से या फिर उनके मोल्टेन मेटल ऑक्साइड से। तो अगर आपके पास मोल्टेन मेटल क्लोराइड है, ठीक है, इफ यू हैव मोल्टेन मेटल क्लोराइड, जैसे कि आपके पास लाइक NaCl, ठीक है, जैसे आपने देखा था यहाँ पे दिस, इसमें है ना सोडियम, इसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इन सारे का आप क्लोराइड या फिर ऑक्साइड यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन दिस सोडियम क्लोराइड, ये हो गया आपका मेटल क्लोराइड। इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, तो ये आपको याद रखना है कि जो मेटल है वो कहाँ मिलेगा आपको, कैथोड वाले रीजन पे मिलेगा, और जो आपके गैसियस फॉर्म होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, एनोड पे। जैसे NaCl लिया है आपने, तो प्योर मेटल यानी सोडियम मेटल में कहाँ मिलेगा, कैथोड पे। ठीक है, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड में, कि अगर आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो आपका जो प्योर मेटल है वो किस पे ऑप्टेन होगा, कैथोड पे या फिर एनोड पे, और जो गैस है वो कहाँ ऑप्टेन होगी आपकी, एनोड पे। इसको समझने के लिए ये भी देख लो कि जो कैथोड है ना वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड इज योर नेगेटिवली चार्ज। सोडियम, हमें क्या करना है, यहाँ से सोडियम मेटल को हटाना है, सोडियम आयन पे चार्ज क्या होता है, प्लस, तो माइनस के पास कौन कौन जाएगा, प्लस वाला ही जाएगा, यानी सोडियम जो है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड के पास। अब यहाँ पे जो क्लोराइड है आयन है, दैट इज माइनस चार्ज, निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास यानी एनोड के पास। तो क्लोरीन गैस आपका एनोड पे कलेक्ट होगा और प्योर मेटल आपका मिलेगा कैथोड पे। ओके, सिंपली एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेट अस कंसिडर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम हमारा कहाँ मिलेगा, इस कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, जब ऑक्साइड यूज कर रहे हो तो आपके पास जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे क्लोरीन लिया था हमने, क्लोराइड के फॉर्म में था, तो गैस कौन सी रिलीज हो रही थी, Cl2, क्लोरीन गैस। ओके, समझ में आ गया। ये साथ साथ आप इसी इसी फ्लो चार्ट फॉलो बनाओगे तो आपको ईजी होगा। अब जितने भी क्लोराइड्स होंगे उनको सेम स्टेप फॉलो करना है, जितने भी ऑक्साइड्स होंगे उनको पूरा सेम स्टेप फॉलो करना है आपको। ठीक है, अब देखिए, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को आप ऑब्टेन करोगे इलेक्ट्रोलाइसिस से। इनका ऑक्साइड नहीं यूज करोगे, इनका क्या यूज करोगे आप, क्लोराइड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, KCl, NaCl, CaCl2 एंड MgCl2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, मेटल्स मिल जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और क्लोरीन गैस हमारा बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें एक मेटल है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है आपका किससे मिलेगा, मोल्टेन ऑक्साइड से, है ना। अभी हमने जस्ट इसके पहले स्लाइड में एग्जांपल के फॉर्म में देखा भी है, एल्यूमिनियम जो कि आपका कैथोड पे कलेक्ट हो रहा था, और जो आपका ऑक्सीजन गैस है वो आपका कलेक्ट हुआ है एनोड पे। ठीक है, ये आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, अपने नोट्स में ऐसे पूरा मार्क करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट करके। उसके बाद देखिए, अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। जो सोडियम का हमने लिया एग्जाम्पल, और एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो देखो अभी आपके पास क्या है, मोल्टेन क्लोराइड फॉर्म है, ठीक है, रॉक सॉल्ट है ये। इसका हमने क्या करा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे कराओगे तो आपके पास ये सोडियम मेटल मिल गया, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे ना हमें देखो कैथोडिक रिएक्शंस और एनोडिक रिएक्शंस एग्जाम में आते हैं बोर्ड में। ठीक है, कि राइट डाउन द कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शंस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑफ रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट आपने लिया है NaCl, इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो हमें मिल गया सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, जैसे आपके पास एक ये सेटअप होगा इस तरीके के कुछ,
इस तरीके से आपके पास एक सेटअप होगा, ठीक है। इसमें एक आपका क्या होगा, एनोड होगा, एक आपका क्या बनेगा, कैथोड। तो जो कैथोड होता है इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, है ना, और एनोड पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ और एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो आपको वही शो करना पड़ेगा लिख के, ठीक है। तो देखो जो कैथोड है ना, कैथोड वाले टर्मिनल पे होगा क्या, कि वहां पे सोडियम आयन है, ठीक है। अब ये सोडियम आयन कहाँ से आया है, जो हमने मोल्टेन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड लिया है, ठीक है। जैसे ये आपका पूरा सेटअप हो गया, ये इस तरीके से सेटअप हो गया। अब इसमें क्या पूरा फिल है, इसमें फिल है पूरा मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो कैथोड पे अलग रिएक्शन होगा और एनोड पे अलग रिएक्शन होगा। तो जो कैथोड है ना, कैथोड में ये जो हमने फिल किया है ना पूरा, ये मोल्टेन क्लोराइड है, यहाँ से जो सोडियम आयन है, इसमें जो सोडियम आयन प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सोडियम मेटल में। अब ये जो दो ये आयन्स है, ये आयन आए कहाँ से है, तो ये आपका रिएक्शन होता है आपका एनोड पे, ठीक है। तो कैथोडिक रिएक्शंस अलग होगा और एनोडिक रिएक्शंस अलग होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे आपका क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर रहा है। So we can say that the chloride ion give electrons to the anode and get oxidized to form क्लोरीन गैस। तो इसने अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, एनोड को दे दिया, है ना। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया Cl2 गैस में, ओके। फिर यही इलेक्ट्रॉन का यूज कौन कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है ये सोडियम, है ना। इसने दूसरी दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और खुद को क्या कर लिया, सोडियम मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो हमारा सोडियम मेटल अलग मिल गया और हमें क्लोरीन गैस अलग मिल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट बना के ऐड करिएगा। यहाँ पे हमने जो यूज किया है ना सोडियम, ठीक है, ये देखो ध्यान से, तो ये मोल्टेन लिखा है मैंने, है ना, ये आपने मोल्टेन लिखा है, इसको आपने एक्वस नहीं लिखा है, ठीक है। तो कभी भी आप सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से नहीं बना सकते। मतलब आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपके घर में रॉक सॉल्ट पड़ा है ना, जो नमक आपके घर में है, किचन में है, क्या आप उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाकर सोडियम मेटल निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, मोल्टेन फॉर्म यूज करना है, नॉट कि एक्वस सॉल्यूशन, पानी में घोल के एक्वस सॉल्यूशन ले आए और उससे सोडियम मेटल बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो रीजन क्या है कि देखो, जैसे ही आप एक्वा सोल्यूशन NaCl का लोगे और वहां जैसे ही सोडियम मेटल बनना स्टार्ट होगा, है ना, जैसे सोडियम मेटल बनना स्टार्ट हुआ, अभी देखो उसके अंदर क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है, H2O का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो सोडियम मेटल क्या करेगा, उस वाटर के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा, है ना, और क्या बना लेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको कभी सोडियम मेटल मिलेगा ही नहीं, उसमें क्या मिलेगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये एक क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है कि वाई वी कैन नॉट यूज एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल। तो रीजन क्या है कि जैसे ही आप एक्वा सोल्यूशन यूज करोगे सोडियम क्लोराइड का, वहां पे जब सोडियम मेटल बनना स्टार्ट होगा कैथोड पे, और वो रिएक्ट करेगा वाटर जो कि प्रेजेंट है हमारा एक्वस के फॉर्म में, और वो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो था आपका पहला एग्जाम्पल क्लोराइड का। अभी हम लोग देखेंगे ऑक्साइड का। तो ऑक्साइड के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही बचेगा हाईली रिएक्टिव में, वो कौन सा है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो हमें एल्युमिनियम मेटल और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। अब हम लोग देखेंगे इसका कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस। तो देखो कैथोड पे क्या होगा, पहले एनोडिक रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग। तो एनोड पे क्या है ना, हमारे पास जो ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है हमारा, मतलब जो हमारा जो ओर है एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसमें क्या है, ऑक्साइड आयन है। अब ये ऑक्साइड आयन क्या करेगा, दिस ऑक्साइड आयन गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्साइड आयन अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करके दे देगा किसको, एनोड को, और ऑक्सीजन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, O2 गैस, ठीक है। ये ऑक्साइड आयन है आपका, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया एनोड पे, है ना, और खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज करके क्या बना लिया, ऑक्सीजन गैस। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है ना,
इसी इलेक्ट्रॉन का यूज करेगा कौन? एल्यूमिनियम। अभी हमारे पास एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में है। अब ये +3 के फॉर्म में कहाँ से आया है? मोल्टेन फॉर्म ऑफ इसका मोल्टेन हमने क्या लिया था? Al2O3। ठीक है, तो जो हमने मोल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया है वहां से हमें एल्यूमिनियम आयन मिला। अब ये एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा? इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और ये बना लेगा आपका एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, ये बहुत सारे आइटम्स कलेक्ट हो जाएंगे और वो क्या बना लेंगे? मेटल बना लेंगे। तो कैथोड पे आपको क्या मिल गया? एल्यूमिनियम मेटल, और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो हमने दोनों एग्जांपल देख लिए हाईली रिएक्टिव के। एक हमने देखा सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेट में, और दूसरा क्या था हमारा? ऑक्साइड के फॉर्मेट में, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो दोनों एग्जाम्पल्स आपके फिक्स हैं, हमेशा जब भी आएंगे वो दोनों में से ही कोई एक आएगा। तो आप दोनों का कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, कि हम लोग मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो वहां पे रिडक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यूज कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, तो जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होंगे इनका जो ऑक्साइड्स मिलेगा हमें, है ना, तो ऑक्साइड्स का क्या करेंगे हम लोग? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। जनरली आप देखोगे ना तो कार्बन और एल्यूमिनियम ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की जो फॉर्म है वो कौन कौन से होंगे? आइदर वो आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, या सल्फाइड फॉर्म मिलेगा, या फिर कार्बोनेट फॉर्म। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, है ना, जिंक सल्फाइड हो गया, या फिर जिंक कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? किसी भी मेटल का क्या होगा? कार्बोनेट फॉर्म, उसको हम लोग कैल्सिनेट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेटेड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है? उस कार्बोनेटेड ओर को हमको क्या करना है? हीट करना है एयर के एब्सेंस में। ठीक है, जब एब्सेंस में हीट करोगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। फिर उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे और करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे गैस मिलेगी, है ना, कार्बोनेट CO2 गैस मिलेगा। ठीक है, सल्फाइड होगा तो S2 मिलेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? रिस्पेक्टिव गैस। ठीक है, अब कार्बोनेट है या सल्फाइड है उसके उस पर वो डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव जिंक कार्बोनेट, कौन सा हो रहा है? दिस इज योर कैलामाइन, याद होगा अगर टेबल मैंने बताया था वहां पे। तो जिंक के आपके दो ओर्स थे ना, कैलामाइन थे, और क्या था आपका? जिंक ब्लेंड। ये है आपका जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड आपका सल्फाइड हो रहा है और कैलामाइन क्या आपका? कार्बोनेटेड हो रहा है। तो कार्बोनेट का हम लोग क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड में। और हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है, यानी हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। कोई भी एक आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो यहाँ पे सिंपली, और ये क्या मिल जाएगा आपका? जिंक मेटल। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉर जिंक ब्लेंड। अब देखो सेम मेटल का हमको एक्सट्रैक्शन करना है, बस यहाँ पे कार्बोनेट फॉर्म है, यहाँ पे जिंक ब्लेंड फॉर्म यानी सल्फाइड का फॉर्म है। तो इसको आप क्या करोगे? रोस्टिंग। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पे? रोस्टिंग, क्योंकि सल्फाइड है तो सल्फाइड में हम लोग क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्साइड में। ऑक्साइड का फिर से हम लोग क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। यहाँ भी हम लोग वही सोडियम कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम कैल्शियम। अब क्या मिल जाएगा आपके पास? फिर जिंक। समझ में आ गया? जिंक कैलामाइन है तो कार्बोनेट और कैल्सिनेशन, रिडक्शन। सल्फाइड है तो रोस्टिंग, फिर ऑक्साइड मिलेगा, रिडक्शन करना है आपको। ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसमें तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज योर थर्माइट रिएक्शन। ठीक है,
तो थर्माइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम लोग ना वेल्डिंग प्रोसेस में भी यूज करते हैं। ठीक है, जो आपने देखा होगा ना डोर्स वगैरह या रेलवे ट्रैक्स, जो बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनके जो दो हैवी जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको वेल्डिंग, उनको ज्वाइन करने के लिए भी हम लोग थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं। तो पहले देखो ये थर्माइट रिएक्शन होता क्या है, कि थर्माइट रिएक्शन में ना हम लोग कोई मेटल को ऑक्साइड लेंगे। ठीक है, जैसे कि किसी मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, उनको हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उनको रिड्यूस करेंगे तो वो वहां पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में। अब यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो होगा आपका रिड्यूसिंग जो एजेंट है आपका, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम। वी यूज एल्यूमिनियम पाउडर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन में मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट देयर विल बी एल्यूमिनियम पाउडर, ये फिक्स है। ठीक है, अब इसकी जगह आप कोई और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करोगे। तो अभी देखो ये सबसे कॉमन एग्जांपल आपका आयरन, जैसे वेल्डिंग करते हैं हम लोग आयरन के हेवी ट्रैक्स को, तो आपका आयरन क्या ऑक्साइड्स के फॉर्म में है ना, हेमेटाइट वाला जो फॉर्मेट है। अ, उसके बाद हमने क्या किया, इसको रिड्यूस किया है एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे आयरन जो कि मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एंड देन हीट। तो व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब देखो ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये काफी एक्सोथर्मिक होते हैं, मतलब इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, अब वो जो हीट रिलीज होती है ना, वो क्या करती है, आयरन को मेल्ट करा देती है। और जैसे ही आयरन मेल्ट होगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां से दो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन यूज करने का मेन पर्पस यही है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से हम लोग हैवी आयरन के ऑब्जेक्ट्स या फिर पीसेस, जैसे रेलवे ट्रैक्स, कोई भी मशीन का पार्ट से टूट गया है, उसको हम लोग वेल्डिंग करने में उसको यूज करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूमिनोथर्मी या फिर थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, ये नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या फिर थर्माइट रिएक्शन होता क्या है ना, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक होने का क्या रीजन, क्या बेनिफिट है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा उतना ही हमारा आयरन अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आयरन मेल्ट हो जाएगा तो दो पीसेस को आप क्या कर सकते हो, इजिली वेल्ड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो नाम याद रहेगा आपको, एल्यूमिनोथर्मी एंड या फिर थर्माइट वेल्डिंग। ओके, नाउ अब हम लोग मूव करेंगे, हमारा हाईली रिएक्टिव हो गया, मॉडरेट रिएक्टिव हो गया, अभी हमारा आएगा लेस रिएक्टिव। ठीक है, देखो लेस रिएक्टिव जनरली आपके सल्फाइड्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे आपका मरकरी हो गया, है ना। तो मरकरी का ये जो सल्फाइड है, इसका और क्या है, सिनेबार। ये है आपका सिनेबार, HgS। इसको हमने क्या किया, रोस्ट किया, क्योंकि इसमें देखो सल्फर है, ऑक्सीजन तो है नहीं। जो सल्फाइड की ओर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको हीटिंग करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। हीट करोगे, ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा। अब उसको क्या करोगे, रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे हम लोग कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे, याद रखना है आपको। यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज किया है हमने, यहाँ पे सिंपली उस ऑक्साइड को क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। जनरली इसको आप सिंपली आप हीट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, मेटल। लेकिन प्रीवियस केसेस में हम लोग क्या कर रहे थे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे थे, याद होगा अगर आपको, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है अभी तुरंत। वहां पे हमने कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे हमने क्या यूज किया है, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन लीस्ट रिएक्टिव के केसेस में हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग के बाद जो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, इसका हम लोग जनरली सिंपली क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट करने से हमें क्या मिल जाएगा, मेटल, प्योर फॉर्म में। ओके, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल्स, जैसे कॉपर है ना, कॉपर का ये सल्फाइड है। तो कॉपर सल्फाइड, इसका नाम कॉपर ग्लैंस है। दिस इज कॉपर ग्लैंस। ठीक है, इसको क्या किया हमने, रोस्टिंग, हीट किया है ना, एयर के प्रेजेंस में रोस्ट करोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में। अब देखो यहाँ पे केस अलग है कॉपर के केस में, कि कॉपर जो है ना,
ये जो ऑक्साइड के फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट होगा ना, ये वापस से क्या करेगा, उसी कॉपर ग्लैंड से फिर से रिएक्ट करेगा। और जब ये कॉपर ग्लैंड से रिएक्ट करेगा ना, तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉपर मेटल। अब यहाँ पे देखिए, हमने हीटिंग नहीं किया, हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज किया, ये सिंपली जो हमें कंपाउंड मिल रहा है बीच में कॉपर ऑक्साइड, ये फिर से उसी कॉपर ग्लैंड्स के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉपर मेटल प्लस सल्फर डाई, दिस इज सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, देखो हर एक मेटल का अलग अलग प्रोसीजर है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल विथ रिएक्शन। ओके, हाँ, एक नोट आप ऐड कर लोगे अपने नोट्स में कि जैसे जो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, है ना, जितने भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि क्रोमियम, लाइक क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, टिन, लेड, है ना, तो ऐसे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को हम लोग जनरली सिर्फ हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, देयर एक्सट्रैक्शन या फिर इनका जो रिडक्शन है, उनको हम लोग जनरली सिर्फ हीट करने से ऑब्टेन नहीं कर सकते, इनको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, या तो कार्बन होगा या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, अभी ये हमने सारे एग्जांपल्स के साथ देखा है, कार्बन यूज किया है या फिर एल्यूमिनियम यूज किया है रिडक्शन में, तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा आई होप, साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चल रहे होगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, कंसंट्रेशन देख लिया, है ना, एनरिचमेंट देखा, फिर उस ओर का कंसंट्रेशन देखा, उसके बाद हमने हाईली रिएक्टिव कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, मॉडरेट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, मॉडरेट में कार्बोनेट को क्या करना है, कहाँ कैल्सिनेशन करनी है, कहाँ रोस्टिंग करनी है, उसके बाद किस में रिड्यूसिंग एजेंट लगेंगे, किस में नहीं लगेंगे। ओके, वो देखा। और लास्ट में था हमारा लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव में जनरली आपके सल्फाइड्स है, सल्फाइड से तो रोस्टिंग करना है, रोस्टिंग करने के बाद उसको ऑक्साइड्स मिलेंगे। और लीस्ट रिएक्टिव केस में हम लोग कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज करेंगे, उसमें सिर्फ हमको क्या करना है, सिंपली हीट कर देना है, हीट करने से आपका मेटल मिल जाएगा। अब देखो जितने भी स्टेप्स पढ़े हो ना अभी तक आप, हाईली, मॉडरेटली और लीस्ट में, अभी तक हमें जो भी मेटल मिला अभी इम्प्योर है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, तो उतना करने के बाद जो भी आपको फाइनल ऑब्टेन होगा दैट इज अभी इम्प्योर मेटल। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव लीस्ट में वो सारे आपको इम्प्योर मेटल देंगे। अभी अभी हमको क्या करना है, रिफाइनिंग, दिस इज द लास्ट प्रोसीजर फॉर द कंसंट्रेशन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग। ठीक है, तो देखो रिफाइनिंग में क्या है, जब भी आप किसी इम्प्योर मेटल्स को प्यूरिफाई करते हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो कुछ मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, लेड, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इन सभी मेटल्स को हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइन करेंगे। तो ये पूरा एक आपका सेटअप बनेगा, कुछ इस तरीके से सेटअप रहेगा, है ना। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, है ना, जिस मेटल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, जिस मेटल को आपको रिफाइन करना है उसी का आप इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे। फिर वहां पे हम लोग कैथोड एनोड बनाएंगे। कैथोड पे देखो, अब देखो ध्यान देना है आपको कि जो इम्प्योर मेटल होगा, ये जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ से आया है, ये इम्प्योर मेटल अभी आया है जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी प्रीवियस स्टेप्स, एक्सट्रैक्शन वाला पूरा। ठीक है, मॉडरेटली और लीस्ट रिएक्टिव, वहां से हमें मिला था इम्प्योर मेटल। उस इम्प्योर मेटल को हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, एनोड पे। जैसे मान लो आपका एनोड है, तो इस वाले पे क्या लगेगा, आपका इम्प्योर मेटल, ये आपका पूरा इम्प्योर मेटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो कैथोड होगा, कैथोड पे आप क्या लगाओगे, उसी मेटल का एक प्योर पतला सा स्ट्रिप लगाओगे। ठीक है, एनोड है, एनोड पे इम्प्योर, कैथोड पे प्योर, उस सेम मेटल से मान लो को कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉपर इम्प्योर ब्लॉक मिलने लग जाएगा, यहाँ पे आप कॉपर का पतला सा स्ट्रिप लगाओगे प्योर का। ठीक है, जो कि कैथोड पे होगा, तो इम्प्योर मेटल आपका एनोड पे जाएगा और एक प्योर मेटल का स्ट्रिप आपका कैथोड पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, वो उसी मेटल का सोल्यूशन होगा। जैसे कॉपर करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट ले लेंगे। जिंक का करना है तो जिंक सल्फेट लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका एक सेटअप मेथड समझते हैं हम लोग। ये पूरा आप एग्जाम में आता है एक्सप्लेन करने को, इसका कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शन लिखने को। और सेम क्वेश्चन आएगा आपका कॉपर के बेसिस पे ही आएगा।
ठीक है। तो देखो ये सेटअप क्या है, ये सेटअप में हमने क्या लिया है, यहाँ पे आपके पास ये कॉपर हो गया, ये एक आपका इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक है, ये दिस इज, ये आपका एक इम्प्योर कॉपर मेटल है पूरा, ये वाला है, ठीक है, जिसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब ये इम्प्योर है। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे एनोड पे, और सामने हम लगाया है कैथोड, ठीक है। तो कैथोड पे हमारे पास एक कॉपर की स्ट्रिप हो गई, ये रही कॉपर की स्ट्रिप, ठीक है। बीच में हमने क्या किया है, फिल किया है, बीच में हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट फिल किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, क्लियर, एज इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब देखो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, यहाँ पे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कैथोड और एनोड दोनों पे कुछ रिएक्शंस होंगे, ओके। तो कैथोड और एनोड पे जो भी रिएक्शंस होंगे, तो पहले देखो यहाँ पे जो एनोड है, जो कि इम्प्योर फॉर्म है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर आयन में। यहाँ पे इस एनोड में ये हमारा जो एनोड है, इसमें कॉपर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2+ में। अब देखो ये Cu2+ कहाँ आ गया, सोल्यूशन में आ गया, है ना। सोल्यूशन में ये ट्रेवल करेगा किसके तरफ, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन को लेके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। और ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि इस इम्प्योर मेटल से सारे कॉपर के एटम्स यहाँ से इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। और हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो प्रोसेस चलेगा ना, साथ साथ यहाँ से कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी जो आपकी इस बॉटम सरफेस पे आपको यहाँ पे दिखेंगी। इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। समझ में आ गया, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। कॉपर सल्फेट लिया, इम्प्योर मेटल को एनोड पे लगाया, प्योर मेटल के स्ट्रिप को हमने कैथोड पे लगाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एनोड वाला जो कॉपर है यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज कर देगा और खुद को ऑक्सीडाइज करके पहुंच जाएगा कहाँ पे, सोल्यूशन में। अब कॉपर के पास क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये इस नेगेटिवली चार्ज कैथोड के पास जाएगा, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन को उनसे गेन करके, है ना, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये क्या बना लेगा, कॉपर। और धीरे धीरे करके देखोगे तो इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी, है ना, इसकी थिकनेस क्या होगी, बढ़ेगी, और इसकी थिकनेस क्या होगी, कम होने लगेगी। यानी कि जो आपका एनोड है ना, इसका थिकनेस कम हो जाएगा और कैथोड की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो साथ साथ आप नोट्स बना लिए होंगे, आप इसको आप बार बार रिवाइज करिएगा। हाँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे तो इस टॉपिक का, पर्टिकुलर इस टॉपिक का क्वेश्चन सारा बन जाएगा। और अगर इस चैप्टर से कोई और टॉपिक है जिसमें आपको डाउट है, या किसी भी चैप्टर में, है ना, 9th 10th साइंस में कोई भी चैप्टर है जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो। और क्लास 12th में भी किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन इन्फॉर्म, ओके, आई विल श्योरली मेक द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।